साथियों नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत जल्द ही आपके बीच में यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस दोनों एग्जाम कंडक्ट किए जाने हैं। सिर्फ 3 और 4 महीने आपके इस एग्जाम के बचते हैं। ऐसे में एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ हम आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और साथ-साथ उस कंसर्न स्टेट का जो जीके का पोर्शन है, वो सभी चीज़ें हम आपके बीच में हमारे इस चैनल के ऊपर बहुत डिटेल में लेकर के आ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए एक-एक सब्जेक्ट को हम कवर करने जा रहे हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले आपके बीच में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारत का संवैधानिक विकास। देखिए, इंडियन पॉलिटी की जहाँ तक बात है, तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, उसको लेकर के सबसे पहले हम बातचीत करेंगे और ऐसे में इसको 2 हिस्सों में तोड़ करके यानी कि 1773 से लेकर के 1853 और 1858 से लेकर के 1947 ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो शासन हुआ, उसको आप कहेंगे उसका टाइम पीरियड जो रहा वो 1773 से 1853 और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं ब्रिटिश ताज के अधीन जो शासन रहा वो 1858 टू 1947। तो इस चीज को आप अच्छे से देख लें, यहीं से क्वेश्चन बनने आपके स्टार्ट हो जाते हैं। पहले एक सिनॉप्सिस आपको दी जा रही है और उसके बाद हम अलग अलग एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और किस प्रकार से जो है अलग अलग स्टेट के पीसीएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी को आपके बीच में हम रखेंगे। चलिएगा, सबसे पहले इस समरी को, इस सिनॉप्सिस को आपके बीच में रखते हुए हम डिस्कस करने जा रहे हैं और बताया जा रहा है। देखिएगा कि स्टार लगा करके सबसे पहले बताया गया है आपके सामने कि ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल की गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यहीं से बन जाता है और मैं भी यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ कि गवर्नर जो था बंगाल का, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा। ये बात यहाँ पर हाईलाइटेड करके भी कह रखी है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा बंगाल की गवर्नर को। वो कहा गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। काफ़ी सारी चीज़ें बहुत डिटेल में आप आगे चल करके देखेंगे तो बहुत अच्छे से इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हुए और एक एक चीज़ को ईच एंड एवरीथिंग विल बी केप्ट इन योर माइंड। और मैं तो कोशिश करता हूं कि इवन इन ए सिंगल स्टॉक ईच एंड एवरीथिंग शुड बी केप्ट, लेकिन बड़ा इम्पॉसिबल सा है। थोड़ा सा टाइम तो लेंगे हम और बहुत शॉर्ट में जो है ये समरी आपको दे करके और हम क्वेश्चन आंसर्स पर आने वाले हैं। चलिएगा, फिर आगे आपको कह रहा है और उसकी सहायता के लिए जो है 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। देखिए, बिल्कुल क्लियर कट आपके सामने चीज़ें रखी जा रही हैं और बताया जा रहा है कि सबसे पहले कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल को यानी कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य वाली जो है कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया, यहाँ 4 कर देगा, 6 कर देगा, एग्जामिनर आपके साथ बहुत चीटिंग कर सकता है, आपके साथ बहुत आंखें-चूनी खेल सकता है, तो आप थोड़े-से अटेंटिव रहेंगे इस मामले में। इस एक्ट के अनुसार वोरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर कि बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स तथा फ्रांसिस क्लेवरिन और यहाँ से आप देखेंगे मानसन और बोरवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं इन चीज़ों को। ये आप छोड़ सकते हैं, मैं काट रहा हूँ यानी कि इन चीज़ों को, तो आप ये स्किप कर सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना 5 वर्ष के लिए ये परिषद बनाई गई, गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्य कार्यकारी परिषद बनाई गई। इस बात का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। छह परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के
सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। ये आप देख सकते हैं कि क्या-क्या अधिकार दिए गए। इसे प्रमुख मामलों यानी कि विदेशी नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी का अधिवेशन भी करना था। कहने का मतलब ये हुआ कि जो मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी थी, उनको भी गवर्नर जनरल जो था, उसके तहत लाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के तहत, किस एक्ट के तहत? 1773 के एक्ट के तहत। ये इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसी एक्ट के तहत, और यही एक्ट था जिसके तहत कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट यानी कि 1774 में बनाया गया, और उसके मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो ये बात भी आप, और एलिजा एम्पे जो है, आगे कहीं आएगा तो इसमें नहीं भी दिया है, तो भी आप ध्यान रखें। एलिजा एम्पे को जो है वो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, और 1773 के तहत ही 1774 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आप कह सकते हो कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और 3 अन्य सदस्य, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ 3 सदस्य जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश के लिए हैं उसके साथ, और ये 4 सदस्य हैं, ये गवर्नर जनरल जो बंगाल का बनाया गया था उसके तहत रखे गए थे। तो इम्पोर्टेंट बात अब आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको रेगुलेट करने के लिए 1773 में ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, और इसके तहत बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का एक गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और वो व्यक्ति थे पहले वॉरेन हेस्टिंग, जो मैंने आपको बताया है। और वो एक काउंसिल बनाई गई, उसके लिए जो है वो कार्यकारी परिषद, उसका समय 5 साल का रखा गया। और उसके बाद जो है आप अगली बात बता सकते हैं कि इसी के तहत 1 साल बाद 1774 में कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनके तहत ही जो है मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को रख दिया गया। उसके बाद अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं हम 1773 के बाद 1784 यानी कि 1784 सॉरी, ये एक्ट किस प्रकार का था। इससे पहले एक थोड़ी सी बात और मैं आपको बता दूं कि कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार तथा भारतीयों से उपहार लेने पर भी प्रतिबंध 1773 के एक्ट के तहत ही लगाया गया था। इस बात को भी और एड ऑन कर लें आप 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें, कि भारतीयों से किसी प्रकार का जो है उपहार आप नहीं लेंगे, और किसी भी प्रकार का निजी व्यापार आप नहीं करेंगे। इस चीज़ की ऊपर जो है पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था 1773 के एक्ट के तहत। एक बार आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन चीज़ों का, और बहुत अच्छे से अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं तो एक-एक चीज़ आपको बताऊँगा, क्योंकि मैंने आपको पॉइंट बना करके बता दी है। पहले पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का एक गवर्नर जनरल बनाया गया। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी के तहत की गई। तीसरी बात आपको बताई है कि मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसी हैं उनको यहाँ कलकत्ता यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के तहत किया गया। और चौथी बात मैंने आपको बताई है कि निजी व्यापार पर रोक लगाते हुए भारतीयों से किसी प्रकार का उपहार न लेने की बातचीत भी जो है इसमें कही गई। तो ये चारों बातें रख करके आप इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को अपने हिसाब से जो है अपने एक नोट्स के तौर पर तैयार कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत अच्छा एक डॉक्यूमेंट तैयार हो सकता है, या फिर नोट तैयार हो सकता है, आप कह सकते हो। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट की। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, अब ये टाइम बहुत याद रखना जरूरी है, और इसके द्वारा राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। यानी कि पॉलिटिकल मामले अलग कर दिए गए, और जो है व्यापारिक मामले वो जो थे वो अलग कर दिए गए। आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हो। और साथ के साथ आप बताएंगे एक बात और इम्पोर्टेंट ये हो जाती है, स्टार भी लगा रखा है, कि इस एक्ट में जो निदेशक मंडल था उसको कंपनी के व्यापारिक मामलों की बातचीत, और साथ में जो है एक बात और आप ध्यान रखें कि राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। तो इसके लिए आप सीधी-सीधी बात ये कह सकते हो कि जो राजनीतिक और
व्यापारिक जो मामले थे, उनको अलग-अलग तो किया ही गया, लेकिन व्यापारिक मामलों का जो निरीक्षण करना था, वो निदेशक मंडल, आप कह सकते हो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और व्यापारिक मामले थे उसको जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा, नियंत्रण बोर्ड, ये जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, उसके हाथों में दे दिया गया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इसी के तहत इसमें नहीं दे रखा, लेकिन फिर मैं बता दूं आपको कि पहली बार कंपनी के अधीन जो है, जो अधिपत्य क्षेत्र था, उसकी बातचीत भी इसी एक्ट के तहत हुई थी। और फिर आगे कहता है 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार दिया गया, और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये बात भी आप ध्यान में रख सकते हो 1786 के अधिनियम को लेकर के। आगे सारी बातें हालांकि हम करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे 1793 का जो अधिनियम है उसकी भी। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए थे, जैसा कि हमने 1786 की चीज़ें देखी हैं। अब हम 1793 का जो इम्पोर्टेंट एक चार्टर एक्ट है उसकी बातचीत कर लेते हैं। उसमें कहता है कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए जो है कंपनी के जितने भी अधिकार थे उनको बढ़ा दिया गया। अब कंपनी ही जो है राज करने वाली थी, और भी कुछ समय तक यहाँ कंपनी का ही शासन चलने वाला था। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि 1853 तक जैसे तैसे ये जो है नियंत्रण बनाए रखते हैं भारत के ऊपर। उसके बाद जो है ताज का शासन यानी कि क्राउन का शासन स्टार्ट होता है। उसके बाद हम थोड़े से आगे बढ़ें तो 1813 का इम्पोर्टेंट चार्टर एक्ट आपके सामने आ रहा है। और बार बार क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। हालांकि कभी खर्च नहीं किए गए, लेकिन ये जो है प्रावधान रखा गया, और कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि केवल कंपनी ही शासन करेगी या व्यापार करेगी एक प्रकार से, ये अब जो है एकाधिकार उनका खत्म कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ और चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार उनका बना रहा, चाय और चीन के साथ तो उनका व्यापार के ऊपर एकाधिकार बना रहा, लेकिन बाकी सभी चीज़ों के ऊपर से जो है उनका एकाधिकार हटा लिया गया। यानी कि दूसरी कंपनियां भी अब आकर के भारत में व्यापार कर सकती थी। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट की, हाँ, इसी में यदि आप एक बात और देखें 1813 में, तो ईसाई मिशनरी भी जो है धर्म प्रचार के लिए आने लग गए थे। ये बात भी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं कहता हूँ स्क्रीनशॉट मात्र आपके लिए जो है वो काफ़ी नहीं रहेगा, साथ के साथ चीज़ों को एड ऑन मैं करता जा रहा हूँ, और प्रैक्टिकली इन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। और थोड़ी थोड़ी समय की ये वीडियो हुआ करेंगी आपकी, तो आप ज़्यादा जो है इसमें ज़्यादा बोर भी नहीं होंगे। यानी कि आप मोनोटोनियस रूटीन आपकी नहीं चलेगी, और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से धीरे-धीरे करके और कवर करते चले जाएँगे। 1833 के जो है चार्टर एक्ट की बातचीत हम करने जा रहे हैं। इसके द्वारा जो है चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल की गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखें। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार यानी कि 87, कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। यानी कि अब डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की जा सकती थी। ये 1833 के एक्ट के तहत हुआ, और देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश की जो शासन प्रणाली थी, अब उसको सेंट्रलाइज्ड किया गया। ये बात भी आप ध्यान रखें, यहाँ से भी इस केंद्रीकरण की बात आपसे किसी भी एक्ट को ध्यान में रख करके पूछी जा सकती है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए। ये बात भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले हम गवर्नर जनरल की बात कर रहे थे जो बंगाल के कंटेक्स्ट में, तो वो वॉरेन हेस्टिंग हमने कर लिया। अब भारत के गवर्नर जनरल कौन रहे प्रथम, तो वो रहे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और वो 1833 के एक्ट के अनुसार आए थे। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य अब समाप्त कर दिए गए, और भविष्य में उसे राजनीतिक कार्य ही करने थे बस। ये बात भी आप इम्पोर्टेंट रखें अपने ध्यान में कि कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। अब आप व्यापार नहीं करेंगे, सिर्फ आप पॉलिटिकल जो वर्क है उसी के ऊपर अपनी कंसंट्रेशन रखेंगे। और गवर्नर जनरल
की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी कि चौथा सदस्य और जोड़ा गया। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि एक व्यक्ति और जो है यहाँ जोड़ दिया गया और सर्वप्रथम मैकाले, लॉर्ड मैकाले का नाम आपने सुना है, कानूनी सदस्य के रूप में इसको शामिल किया गया था। इस एक्ट के सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार अब दे दिया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियां के लिए जो है योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया था और अब 1853 के चार्टर एक्ट की बातचीत हम करने वाले हैं। देखिए, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आगे आप देखें भी गे। पहला ही क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं नीचे, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि यूपी पीसीएस और मेंस में पूछा गया 2010 में। अभी थोड़ी देर रुकिएगा, आप सारी चीज़ें आपके सामने दिखाई देंगी। अब हम 1853 के चार्टर एक्ट की तरफ बढ़ेंगे और इसमें कह रहा है कि इसके द्वारा शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधायी जो शक्तियां थी उनको कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उनसे अलग कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी आपसे शॉर्ट में पूछ लिया जाएगा कि कौन सा एक्ट था जिसके तहत विधायी और कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को अलग अलग किया गया। ये 1853 का चार्टर एक्ट। आपसे इससे पहले पूछा गया कि व्यापारिक और जो है राजनीतिक कार्य किसकी में अलग किए गए, वो 1784 का एक्ट हम पढ़ चुके हैं। और आगे कहता है कि विधि निर्माण हेतु भारतीय यानी कि केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई, वो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ भी जो है वो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही किया गया। ये सारी बातें अब आपने सोच ली, देख ली, सुन ली, तो अब आप आ जाइएगा थोड़ी सी प्रैक्टिस के ऊपर। ये इस तरह की वीडियो होने वाली है। हालांकि बुक्स जो है आपकी अलमारियों में, आपके रैक के अंदर बहुत अच्छे से सजा करके आपने रख रखी होंगी, लेकिन प्रैक्टिकली किस प्रकार से एक एक चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है वो आप हमारे साथ मिलकर के डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, पहला ही क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट अधिनियम 1833। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है 1774 में इसी के तहत जो है, और एलिजा एम्पे जो है इसकी अध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष की बजाय आप कहेंगे कि मुख्य न्यायाधीश, सॉरी, कह सकते हैं कि एलिजा एम्पे जो है, इसमें दे भी रखा हो तो आप देख सकते हैं। ये रहा एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश प्रथम इसके रहे 1784 में इस एक्ट के तहत कलकत्ता में। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। बार बार चीज़ों को लाओगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और आपकी ये चीज़ें इस तरह से होती चली जाएंगी। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। इस तरह के क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं, क्योंकि पहले वाला यूपी पीसीएस का आपका दिखाया और यूपी आरओ एआरओ प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सी बात सत्य है आपको ये बताना है। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई, बिल्कुल सही बात है। और लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य नो एलिजा एम्पे थे, तो आप इसको काट दें तो सही पूछ रखा है तो पहला ही रहेगा और उत्तर भी आपका निकल करके आ जाता है। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला थर्ड क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान आपको करना है और इस कुट को जो है बताएंगे आप। तो सबसे पहले नियंत्रण परिषद की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके तहत की गई थी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपको पता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हमने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से जोड़े थे। अब आप ए का कहीं भी दो देखें, ए का दो आपको दो ही जगह लग रहा है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इसको आप काट लीजिएगा। यहाँ ये आपके आंसर नहीं हो सकते। अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1784 तो हो नहीं सकता, वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जिसके तहत 1774 में हुई थी, हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। तो बी का एक कहाँ मिल रहा है आपको, बी का एक यही मिल रहा है, उत्तर आ गया आपका, इसको आप काट लें। बी का ए यहाँ मिल रहा है सिर्फ, तो आपका आंसर यहाँ से ही निकल करके आ जाता है।
आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप सी का जो है इसमें 3 दिखा रखा है, तो ये मैंने बताया भी है एक्स्ट्रा आपको। सी का 3 सॉरी, सी का 3 बता रहा है, तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा उसमें दे नहीं रखा था, फिर भी मैंने बताया कि ईसाई मिशनरी जो है भारत आए, तो ये चीज़ भी आप देख लें। और बचा हुआ फिर आपका रहने वाला है 1833 ही। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य मैकाले की बातचीत हमने की है अभी। तो इस तरह से आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी बातें आप पढ़ सकते हैं, हालांकि हमने सब डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में यदि हम जाएं, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो 1813 का चार्टर एक्ट बिल्कुल सही बात है, ये होगा, क्योंकि ईसाई मिशनरी आए थे और वो शिक्षा भारत में इस तरह के दे रहे थे। और जनरल कमेटी ऑफ, हाँ, ये 1823 में आई थी, ये बात भी आप यहाँ से अपने नोट्स में कंसिडर कर लें। और प्राच्यवाद एवं आंगलवाद दोनों का मिलन हुआ तो भी ये ऐसा हुआ, तो ये बिल्कुल सही है सारे के सारे। तो आप इसका आंसर, तीनों के तीनों डी इसका आंसर आप दे सकते हैं। आईएएस के अंदर 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहला क्वेश्चन हमने देख लिया था, वो यूपी पीसीएस के अंदर पूछा गया है 2003 में। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिविल सर्विस के हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर के कंपनी के भारत के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो 1813 का अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, ये आपका काम पक्का हो जाता है और ये आपका उत्तर, ये सारी डिस्कशन वही मिलेगी आपको जो हम ऊपर पढ़ करके आए हैं। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, हमारी वीडियो को बार बार सुन सकते हैं। देर आर सो मेनी ऑप्शन सो फार एज यू आर कंसर्न। उसके बाद ये क्वेश्चन यूपीआरओ और एआरओ 2017 में पूछा गया है। और 6th क्वेश्चन पर हम आएंगे और इसमें भी आपसे पूछा गया कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और नीचे सही कथन आप देख लीजिएगा अच्छे से कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। ये कह रहा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय और का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। एक बार आप ऊपर जाकर के देख लीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज हमने चीज़ों को पढ़ा है। फिर ये कह रहा है इसके द्वारा अधिक कंपनी इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए एक भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन का संप्रभुता को सुदृढ़ किया। बिल्कुल किया, क्योंकि यहाँ से जो है अब धीरे धीरे शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया था इनके ऊपर, कंपनी के ऊपर। और यहीं से जो है ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता अब सुदृढ़ होने लग गई थी, क्योंकि एक अधिकार अब इनका खत्म कर दिया गया था। कुछ ही चाय और चीन के ऊपर ही जो है इनका एकाधिकार रहा था सिर्फ। फिर कह रहा है भारत का राजस्व जो रेवेन्यू था अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। नो, अभी नहीं आया था, अभी टाइम है इस बात के लिए, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे जब क्राउन के तहत हम बातचीत करेंगे, क्राउन का शासन। तो ये देखिए आईएएस प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर आपका ए होगा, 2 ही सही है और वो चीज़ हमने देख ली है। एंड आफ्टर दैट ये क्वेश्चन आपका आज का शायद लास्ट, इसके बाद ब्रिटिश ताज के तहत जो है शासन की बातचीत हम अगले जो है लेक्चर में करेंगे। आखिरी क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। यानी कि कहाँ से अब भारतीयों का धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट होनी शुरू हो गई थी अपने देश के प्रशासन में, शासन में। इस बात की बातचीत जो है यहाँ पर कर रहा है। तो 1833 का जो एक्ट था, देखिए यहीं से काफ़ी सारी बातें हुई थी। यहाँ से हमने आपको बताया है कि यहाँ से अब किसी प्रकार का कोई लिंग भेद या फिर और किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन की बात जहाँ तक हो, तो वो ख़त्म कर दी गई थी। और इस ऐसे में जो है भारतीयों को एलिजिबल बना दिया गया था कि भारतीय भी आप प्रशासन में भाग ले सकते हैं। तो ये 1833 के एक्ट, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर ये इसके आंसर नहीं हो सकते। सबसे पहले आप पढ़िएगा जाकर के जो हमने, क्योंकि ये कह रहा है कि 1833 की धारा में महत्वपूर्ण ये 87 यानी कि 87 धारा का हमने जिक्र किया है कि किसी भारतीय अथवा क्राउन को देश प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण, ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं कि इसके आधार पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। और ये सारी चीज़ें ये आप देख सकते हैं। तो ये आज का आपका लेक्चर बहुत छोटा सा, लगभग आधा घंटा होने को है, और ऐसे में हमने सभी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। और एक बार आप
बहुत साफ-साफ तरीके से मैं फिर आपके सामने ये चीज़ें ला ला देता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर चीज़ें जो है आपके लिए बहुत अच्छी होती चली जाएँगी और आप बिना बुक खरीदे हुए भी इन सभी चीज़ों को देख लीजिएगा। एक बार एक नज़र में सारी चीज़ें आपके सामने और बहुत अच्छे से इन चीज़ों को हमने डिस्कस भी कर लिया है और बार-बार आप रिवीजन करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए जो है हम बातचीत करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ब्रिटिश ताज के अधीन जो अधिनियम बने उन सभी की बातचीत हम करते हुए जो है इस पॉलिटिकल साइंस के सेशन को आगे बढ़ाएँगे। साथ में हम जो है जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते जाएँगे और अक्टूबर में लगभग जो है आपका उत्तराखंड पीसीएस और 6th ऑफ दिसंबर को आपका यूपी पीसीएस और साथ में साइमल्टेनियसली जितने भी स्टेट के पीसीएस हैं, उन सभी चीज़ों को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और ये वीडियो इसी तरह से आपके लिए फ्रूटफुल और बेनिफिशियल होती रहेगी। लेकिन जाने से पहले आपसे एक हम्बल और पोलाइट रिक्वेस्ट हमारी ये कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि इसका कोई ना कोई आपका साथी नियर डियर जो है फ़ायदा उठा सके और चीज़ों को इसी प्रकार से कवर करते हुए हमारे साथ जुड़ सके। चलिएगा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जाते-जाते चैनल को लाइक करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, इस वीडियो को कतई मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।